अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले हम समझेंगे कि रोस्टर रूप क्या है। रोस्टर रूप क्या होता है, क्या होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि ऐसे लिख देगा कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ऐसे क्वेश्चन बना कैसे हो कि मझले पुस्तक के अंदर ही लिखा गया है। ये क्वेश्चन दे दिया कि a बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो यह दिया है समूचा निर्माण रूप में। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये a दिया है तो a तो लिखेंगे ही, बराबर मझले पुस्तक है तो इसको लिखेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए, करें कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 करके ऐसे चलती है। लेकिन ये 6 से कम दिया है। 6 से कम का मतलब 5 तक ही है, यानी कि 1 2 3 4 5। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 से कम का है। तो इसको पुस्तक को हम पुस्तक को बंद कर देंगे। तो हम इस रूप को कहते हैं रोस्टर रूप, यानी समूचे निर्माण रूप में दिया हो तो उसे एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, अवयवों को दिखाते हैं, कुल अवयव कितने हैं, उसी को हम रोस्टर रूप के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। ये क्वेश्चन है, इसको हमें किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक इसके सामने ही ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ए दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर कोष्टक है तो कोष्टक तो हम लगाते हैं, कोष्टक लगा दिए मतलब कोष्टक। अब हम इसको नहीं लिखेंगे, अब यहां पर ध्यान देंगे कि कह रहा है कि -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, यानी कि -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, और x का जो मान है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो थोड़ा सा एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 7। तो यहाँ -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा तो 2 होगा, और 7 से छोटा, 7 से छोटा के मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 6 के बाद आएगा, ये 6 होगा। ध्यान दीजिए, तो -3 से ग्रेटर यानी बड़ा है, एक्स की वैल्यू -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा मतलब -2, यानी कि -2 फिर -1 फिर 0, उसके बाद से 1 2 3 4 5, एक बार है 5, उसके बाद से 6, ऐसे करके। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा रोस्टर रूप में। अब देखिए इसमें क्या सभी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यह एक पूर्णांक तो है लेकिन -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा का मतलब -2, और 7 से छोटा, 7 से छोटा का मतलब 6 तक है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऐसे दिया है कि b बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दिया है कि b, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर, कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b बराबर मझला पुस्तक है तो मझला पुस्तक तो लगाएंगे ही लगाएंगे। एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम का मतलब 5 तक, और प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या 1 से चलती है, ये बात आपको पता है, यानी कि 1 2 3 4 5, 6 से कम है तो 5 तक ही रहेगा। मझले कोष्ठक के अंदर हमेशा समुच्चय के अवयवों को लिखा जाता है, ये बात आपको पता है, ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
दिया है कि c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। सबसे पहले c दिया है तो c तो लिखेंगे, c बराबर मझला कोष्ठक लगाएंगे। अब इस मझले कोष्ठक के अंदर ऐसे नंबर्स को भरना है, ऐसे संख्या को लिखना है जो 2 अंकों की ही हो और प्राकृत संख्या हो और जिसका अंकों का योगफल क्या है 8 हो। थोड़ा सा इस सवाल को हम इधर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया है कि 4 + 0 यानी हो जाएगा 4, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 8, 6 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 8, 8 + 0 बराबर हो जाएगा 8, देख रहे हैं, 7 + 1 = 8, देख रहे हैं, ऐसे करके नंबर्स होंगे। तो जैसे 4 + 4 को मतलब कि 44 है, 6 + 2 यानी 62 है और 8 + 0 यानी 80 है, 7 + 8 यानी 71 है, 7 + 1 यानी 71 है। तो ऐसे हम ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए कर रहा है। तो आखिर ऐसे नंबर्स कितने हैं हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसका एक उपाय है, इसको देखते हैं। जैसे कहां तक कहा है, देखिए कहा है कितना अंकों का योगफल 8 है। 8 है तो इसके लिए आप 1 से लेके 8 तक नंबर लिखिए। 8 का है ना, योगफल 8 है, तो 1 से लेके 8 तक, जैसे 1, उसके बाद से 2, उसके बाद से 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहा कि योगफल 8 है तो हमने कितना तक लिखा 8 तक। अब एक काम करते हैं, अब उल्टी गिनती यहां शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस बीच में कॉमा लगा दीजिए, ऐसे कॉमा लगा दीजिए, ऐसे कॉमा, ऐसे कोष्ठक को बंद कर दीजिए। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 में 7, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा। तो यही सारे वो नंबर्स हैं जो 2 अंकों के हैं और इनका योगफल कितना है 8 है। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4th की तरफ चलते हैं। दिया है कि x सच दैट x यानी d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। माने ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और 60 में भाग देने पर कट जाए। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद क्या है? तो थोड़ी सी एक बात समझते हैं, अभाज्य संख्या क्या है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? तो जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, माने जो संख्या, माने जिस संख्या में भाग देने पर वो संख्या एक या तो एक से कट जाती है और स्वयं से कट जाती है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, ये जो 4 है, ये 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो यह संख्या 3 संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए ये जो है भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। और यहीं पर हम 3 ले लेते हैं तो 3 यानी 3 एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए ये संख्या कौन सी है? अभाज्य है। कौन सी है? अभाज्य है। अभाज्य है। तो आप नंबर्स को थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने में काम चला लेते हैं। देखिए एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया जाता है, क्योंकि एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं। तो हमारी संख्या शुरू होती है 2 से, तो 2 हमारा अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, क्योंकि 2 केवल 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 3 भी केवल 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, 5 भी केवल 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, है कि नहीं? ये 7 भी है, आगे भी नंबर होंगे। और यहाँ जो 4 है वो भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है।
तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि अभाज्य भी हो और 60 की भाजक हो, यानी 60 में भाग देने पर कट जाए, तो 2 हमारा नंबर हो जाएगा। ये डी दिया था ना, ऐसे ये डी दिया था, तो डी बराबर मझले क्वेश्चन 60 की भाजक हो और अभाज्य संख्या हो, तो 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 अभाज्य संख्या भी है और 2 से 60 में भाग देने पर 60 कट भी जाएगा। उसके बाद से 3 देखेंगे, 3 क्यों लिख रहे हैं कि 3 अभाज्य संख्या है और 3 से 60 में भाग देंगे तो 60 कट जाएगा। 3 के बाद किसको लेंगे? 5 को। 5 को ले रहे हैं क्योंकि 5 ऐसी संख्या है कि 5 अभाज्य भी है और 5 से 60 में भाग देने पर 60 कट जाएगा, इसलिए हमारा यही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या और कोई संख्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिया है कि E बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अवयवों का समुच्चय बताइए। तो E दिया है तो हमने यहाँ लिखेंगे E बराबर, और मझला कोष्टक बनाएंगे। मझले कोष्टक में इनमें से इस सभी एलिमेंट्स को हम लिखेंगे अलग अलग करके, लेकिन ध्यान रखिएगा एक एलिमेंट यानी एक अवयव 2 बार नहीं होना चाहिए। और ये बात हम पहले ही आपको बताए हैं कि जो भी समुच्चय में जो अवयव लिखे जाते हैं वो अवयव एक से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए, सेम अवयव नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ टी है तो हमने लिख दिया टी, फिर लगा दिया कॉमा। टी के बाद आर है तो हमने लिख दिया आर, लगा दिया कॉमा। आर के बाद आई तो हमने लिख दिया आई, फिर लगा दिया कॉमा। आई के बाद हमने क्या लिखा? जी। हमने क्या लिखा? जी, हमने लिख दिया जी। और जी के बाद क्या लिख दिया? ओ, हमने लिख दिया ओ। उसके बाद एन है, हमने लिख दिया एन। और एन के बाद क्या लिखेंगे? ओ। तो ये ओ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे ओ? क्योंकि ओ हमने पहले लिख चुके हैं, यानी पहले से ओ इसमें मौजूद है, इसलिए ओ को नहीं लिखेंगे। इसके बाद है एम, तो एम को लिखेंगे क्योंकि एम इसमें कहीं नहीं लिखा गया है। तो एम के बाद ई, ई को भी लिखेंगे क्योंकि ई इसमें नहीं है, पहले से नहीं है। ई के बाद टी। अब यहाँ टी है तो टी नहीं लिखेंगे हम। टी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि टी पहले से इस समुच्चय के अंदर मौजूद है, तो 2 बार हो जाएगा ना, और 2 बार अवयव को नहीं लिखते हैं, तो टी नहीं लिखेंगे। टी के बाद आर, आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर पहले से मौजूद है और एक समुच्चय में 2 एलिमेंट एक जैसा नहीं होना चाहिए, आर को भी नहीं लिखेंगे। अब बचा वाई, तो हम यहाँ वाई को लिखेंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सेम वही क्वेश्चन, एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अवयवों का समुच्चय बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एफ बराबर, मझले कोष्टक का इस्तेमाल करेंगे और इसमें एलिमेंट्स को अलग अलग दिखाएंगे, बस 2 एलिमेंट एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो बी है तो यहाँ हमने लिख दिया बी, फिर कॉमा। ई है तो क्या लिख दिया? ई, फिर कॉमा। ई के बाद डबल टी है तो टी एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं समुच्चय में। टी के हट गया, फिर ई, तो ई को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ई पहले से मौजूद है। अब आर है तो आर को लिखेंगे, पुस्तक बंद कर देंगे, ये हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया था और उसे रोस्टर रूप में लिखना था, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में उसका बिल्कुल उल्टा चीज है। इसमें दिया है रोस्टर रूप में दिया है और समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझिए। दिया है कि 3, 6, 9, 12 यानी 12, इसको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। इतना को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस कुछ ना कुछ एक नाम दे देते हैं। तो माना कि ए बराबर, आप कुछ ए के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ये कैपिटल लेटर का कोई भी एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। ए बराबर, अब मझला कोष्टक लगाएंगे,
क्योंकि आप जानते हैं कि मझले कोष्ठक यूज करते हैं। उसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, माने इतना प्रोसेस, इतना कार्य इन सभी सवालों में किया जाएगा। तो एक्स सच दैट एक्स। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 3, 6, 9, 12, तो यहाँ कौन सा फॉर्मेट अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि 3, 6, 9, 12 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3n। क्या लिख दिया? 3n। हमने लिख दिया 3n। तो 3n हमने लिख दिया, तो 3n हमने क्यों लिखा? 3n हमने क्यों लिखा? क्योंकि n के जगह पर हम अगर वैल्यू रखते हैं n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखेंगे। जैसे मान लीजिए 3 इंटू n की जगह पर हमने 1 रखा, क्या रखने पर? n बराबर 1, तो 3 एकम में 3 हो जाएगा। 3 है कि नहीं? है कि नहीं है? और उसके बाद से अगर मान लीजिए n बराबर अगर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 2, 2 तिहाई, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, देख रहे हैं। फिर यहाँ पर 3 गुणे n की वैल्यू कितना रखेंगे? अगर 3 रखे तो 3 तिहाई 9, देख रहे हैं, ये ऐसे करके। तो इसका मतलब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 1 से, यानी 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल कहाँ तक चाहिए हमको? 4 तक। कितना तक चाहिए? 4 तक हमको ये वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम बंद कर सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार और इस चीज को समझते हैं कि आखिर हमने यहाँ 3n क्यों लिखा। इतना इतना तक तो कॉमन सब में लिखना है, एक्स सच दैट एक्स 3n। यहाँ 3n ही हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 3n, यहाँ n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 4 तक। ये लेस देन इक्वल का मतलब क्या? जब इक्वल लग जाए ना, तो ये एलिमेंट भी इसमें शामिल है। यहाँ भी इक्वल लगा है तो ये एलिमेंट भी इसमें शामिल है। यानी ये इसका मतलब यह है कि n का जो मान है 1 से लेकर के 4 तक है। यानी n बराबर कितना है? 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये है। तो इसमें अगर n के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे, एक बार फिर 2 रखेंगे, फिर एक बार 3 रखेंगे, फिर एक बार 4 रखेंगे, तो n के जगह पर ये मान रख करके अगर गुणा करेंगे ना, तो यही वाले एलिमेंट आएंगे। तो हम इस रूप को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ध्यान से देखिए, 2, 4, 8, 16, 32। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से देखिए और समझिए चीजों को। इसको लिखना है किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहला काम a बराबर हमने लिख दिया। अब चाहेंगे कि एक जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो a बराबर फिर मझला पुस्तक। अब यहाँ पर 2, 4, 8, 16 ऐसे करके है। तो हम सबसे अभी ये तो कॉमन है, एक्स सच दैट एक्स। इसके बाद क्या लिखेंगे? हमने लिख दिया कि 2 के पावर n, 2 के पावर n, 2 के पावर n, 2 के पावर n लिखा। और उसके बाद से क्या लिख देंगे? और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो n की वैल्यू होना चाहिए 1 लेस देन इक्वल n। कहाँ तक होना चाहिए? अगर 2 के पावर 4 है तो 2 दूनी के 4 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, 2 के पावर 5 लेस देन इक्वल 5 तक होना चाहिए। तो इसको समझिए कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। एक्स सच दैट एक्स ये तो कॉमन है, हमने लिखा है 2 के पावर n। तो 2 के पावर n ही क्यों लिखा? और n की जो वैल्यू है 1 से लेकर के 5 तक है, 1 से लेकर के 5 तक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ इसको लेते हैं, या n की वैल्यू क्या होगा? एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। बारी बारी से रख करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही सब वैल्यू देगा, यही मान देगा। जैसे देखिए n बराबर 1, तो यहाँ अगर 1 रखिएगा 2 के पावर 1, इसका मतलब 2 होता है। और यहाँ n की वैल्यू अगर 2 रखिएगा तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है। n बराबर 3 रखिएगा तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। और n बराबर 4 रखिएगा तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 16। देख रहे हैं? ऐसे ही अगर 2 के पावर 5 रखिएगा तो हो जाएगा 32।
तो क्या ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसमें वैल्यू रखने पर ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं ना, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप यही होगा। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया है 5 2 5 मतलब वही 25 125 625। हमें इसको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको सबसे पहले a बराबर बचला कोष्ठक लगाएंगे, x सच दैट x, ये तो कॉमन है, इसको लिखना ही है। इसके बाद हम ये इसको देखिए 5 25 125, यानी कि अगर 5 के पावर अगर n कर लिया जाए, 5 के पावर n, और n की जो वैल्यू है 1 से लेकर के यानी 1 लेस देन इक्वल n कहाँ तक होगी? ये अगर 3 रखते हैं तो 5 बचे 25 पर 3 बार 4 बार रखते n लेस देन इक्वल 4, ऐसे समझिए। 5 के पावर n है और n की जो वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक है। अगर हम n के जगह पर 1 रखेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे तो 5 के पावर 1 का मतलब 5 होगा, 2 रखेंगे तो 5 के पावर 2 मतलब 25 होगा। आप इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि इसका मतलब है कि n बराबर 1 2 3 4 का, तो n यहाँ n बराबर हमने 1 रखा तो 5 के पावर 1 मतलब 5, 5 के पावर 2 मतलब 25, और 5 के पावर 3 यानी 5 के पावर अगर 3 रखेंगे तो 3 का मतलब 125, 5 5 से 25 5 125, अगर 4 रखिएगा 5 5 से 25 5 125 625, देख रहे हैं हो जाएगा। यानी ये मान क्या है? वैलिड है, ये हमारा उत्तर है। इन n के ये दिए गए मान को n के जगह पर रख के चेक करते हैं कि ऊपर वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमारा सही है, और नहीं आ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए थोड़ा सा इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? 2 4 6, और ऐसे करके डॉट डॉट ऐसे किया गया है मझले पुस्तक में। तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर, मझला पुस्तक लगाएंगे x सच दैट x, यहाँ पर लिख देंगे कि सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ भी हमारा ये उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम देख ही रहे जो 2 सेकंड 2 4 6 8 10 12 से चलता जाएगा, तो सम प्राकृतिक संख्या है। इस सवाल को एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको देखिए, a बराबर x सच दैट x, हम इसको लिख सकते हैं 2n, 2n, और n की जो वैल्यू होगा स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। बात को समझिए, हमने 2n तो यहाँ लिख दिया, इसका मतलब क्या है? स्मॉल n प्राकृतिक संख्या है, n बिलोंग टू n, यानी n की वैल्यू यहाँ पर होगा 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या आपको पता है और कैपिटल N दिखाते हैं प्राकृतिक संख्या को ही। तो n बिलोंग टू n का मतलब है कि स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे प्राकृतिक संख्या ही रखेंगे। तो n के जगह पर हम एक बार क्या रखेंगे? 1, फिर एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। तो जरा रखिए, तो n बराबर हम 1 रखेंगे तो 2 एक में 2 हो जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो n बराबर 4 तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो 2 4 6 8 क्या नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 2 4 6 8 आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी वैलिड है, यानी ये भी सही है। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, इसको समझिए। दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में 1 4 9 ऐसे डॉट डॉट करके और कॉमा लगा के 100 तक 100 तक ये वैल्यू दिया है। ये दिया है रोस्टर रूप में, लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे a बराबर, उसके बाद लिखेंगे मझला कोष्ठक, उसके बाद x सच दैट x, ये तो कॉमन है, सब में लिखना है,
अब यहाँ पर तो हम मान लिखेंगे सोच समझ के, एन स्क्वायर लिख रहे हैं, एन स्क्वायर लिख रहे हैं, और एन की जो वैल्यू होगा वह 1 < एन कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी 100 है तो 10 तक होगा। अब इसका मतलब तो आप समझ गए हैं कि जब ये इक्वल लगाया है, लेस देन, इसका मतलब है कि एन की जो वैल्यू है 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो अगर एन के जगह पर अगर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। इसका मतलब यह मान भी वैलिड है, यानी ये उत्तर सही है। इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बाकी के सवालों के लिए आप वीडियो में बने रहिए।